नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एनबीएस केवीएस एग्जाम के लिए जो सबसे बेहतरीन प्रयास हो सकते हैं मैं आपके लिए कर रहा हूं, चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे आपके लिए मैराथन कक्षाएं हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हो, ट्रिकी क्लासेस हो, जो भी रिक्वायरमेंट है हम पूरी कर रहे हैं। ऐसे में हमारे दिमाग में चलता है कुछ बेहतरीन सवालों का सेट आपको हल कराएं, और वह सेट आज आपको मैं दे रहा हूं। यहाँ क्वेश्चन की संख्या मायने नहीं रखेगी, यहाँ पर प्रैक्टिस को अच्छे से इन्वॉल्व करना मायने रखेगा। मैं कुछ बेहतरीन सवालों का सेट लेकर आपके साथ हूँ। सभी लोग सेशन से जुड़ जाएं, सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और एक एक सवाल को अपनी तैयारियों में शामिल करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे अलग अलग परीक्षाओं से उठाए गए सवाल हैं जो आपकी परीक्षा से कनेक्ट करेंगे। कुछ एमआरएस के हैं, कुछ एमपी व्यापम के हैं, कुछ रीट के हैं, कुछ मेंस केवीएस के हैं, कुछ डीडब्ल्यूएसबी के हैं, कुछ बीपीएससी के हैं। कुछ अलग अलग परीक्षाओं के सवाल है जो कि आपके सामने मैं दे रहा हूँ। मैंने एग्जाम्स की रिलेवेंसी के आधार पर इन सवालों को सेट किया है। तो सभी लोग प्रॉपरली जुड़े, सेशन को लाइक कर लें और आगे एक एक सवाल को मेरे साथ करना शुरू करें। एक दुकानदार है, अपने स्टॉक मतलब उसके पास जो उसके वेयर हाउस में माल था, टोटल की बात कर रहा है, उसका 1/4 भाग 25% के लाभ पर, मतलब 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर, और जितना बचा अर्थात शेष स्टॉक उसको 19% के लाभ पर बेचा। उसका कुल लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। इस पूरे सौदे में, उस पूरे व्यापार में उसका कुल कितने प्रतिशत का लाभ उसे हुआ, ये हमको बताना है। दो तरीके से मैं सवाल हल करवा सकता हूं, एक थोड़ा सा मैं आपको ट्रेडिशनल और एक ट्रिकी। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल देखिएगा। अगर 1/4 कह रहा है तो आप 100 से 1/4 अर्थात 25 और 75 का हिस्सा बना सकते हैं। वैसे भी साफ साफ 1/4 का मतलब 25% होता है, और जो बचेगा वो 3/4 अर्थात 75% ही बचेगा। अब 1/4 हिस्से को 25% के लाभ पर बेच रहा है, 3/4 हिस्से को 19% के लाभ पर बेच रहा है, कुल लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। आप ध्यान से देखो कैसे किया जा सकता है, समझिएगा इस बात को। कुल स्टॉक है, अब 1/4 का मतलब क्या हुआ, आप 1 मान लो, 100 मान लो, 400 मान लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने चलिए 400 मान लिया। मैंने कहा 400 है, 400 का 1/4 अर्थात हमने इसको लिखा 100, मतलब 100 जो 400 उसने कुल अगर निवेश किया था, इसका कुल खर्च यहां पर 400 था। 100 सामान बेच करके उसने 125 प्राप्त किया, क्योंकि 25% के लाभ पर बेचा है। 125 प्राप्त कर लिया। दूसरी तरफ उसने जो बचा 300 था, उसको कह रहा है 19% के लाभ पर बेचा। 19% का लाभ क्या होगा बताइए। अगर 19% का लाभ यहां पर अप्लाई करेगा वह, जैसे इसने लिखा है कि बचे सामान को 19% के लाभ पर बेचेगा, तो 19% का मतलब इसका हम 19% अगर सोचेंगे तो 19 त्रिक 57, और वैसे भी करें 300 गुणे 119 बटा 100, तो निश्चित तौर पर आपको कितना मिलेगा बताएं, 357। कैसे हो जाएगा, 300 गुणे 19 नहीं, 119 बटा 100। तो आप हल करिए तो आपको 357 ही प्राप्त होगा। यहां से उसे 357 मिल रहा है, यहां से उसे 125 मिल रहा है। दोनों को अगर जोड़ देता है तो यहां पर कुल उसे जो प्राप्त होगा 7 5 12, 5 2 7 1 8, ठीक है, 3 1 4, 482 प्राप्त होगा। 400 में खरीद करके 482 प्राप्त हो रहा है, तो 82 रुपए का लाभ है। 82 का लाभ है, और यह 82 का लाभ अगर प्रतिशत में कन्वर्ट होगा तो 82 गुणे 100 बटे आप कितना करिए 400। ये शून्य हो गया, 4 से डिवाइड कर दे इसको 82 को। जब 82 को मैंने 4 से भाग किया तो आपके पास हो जाएगा 4 दूना 8 और 20 कर दीजिए, 4 पंचे 20, 20.5% का लाभ है, जो आपको देखिए बी ऑप्शन में राइट सोल्यूशन के तौर पर दिया हुआ है। इस तरह से हम इसको एक ट्रेडिशनल तरीके से कर ले, हालांकि ये भी बहुत गलत नहीं है और बहुत लॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा थोड़ा और आसान तरीके से इसको हल करिए। उसने कहा 25% हिस्सा, 25% भाग, इसको बेचा है। 25% क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1/4 लिखा है। 25% हिस्से को 25% लाभ पर, ठीक है, 25% लाभ पर। फिर उसने कहा जो बचा होगा, बचा कितना होगा आप खुद सोचो, 75% हिस्से को 19% के लाभ पर, 19% के लाभ पर बेचा। अब ऐसे में उसके पूरे सौदे में होने वाले लाभ प्रतिशत को हमको निर्धारित करना है। 25 से अगर हम इसको थोड़ा उस पे लाए, 25 1 के 25, 25 या 75, अब आप समझोगे तो खुद ही कंफर्म हो जाएगा कि उसका सही में लाभ क्या है। उसका सही में लाभ अगर आपको कंफर्म करना है तो आप ऐसे कुछ निर्धारित कर सकते हैं, जैसे ऐसे कह दीजिए कि यह 3 हिस्सा, मतलब यहां पर ये 3 हिस्से का लाभ है कौन सा 19%, और एक हिस्से का लाभ है 25%। अगर हम ऐसे कह दे तो हमें लाभ कितना हो रहा है बताएं, 25%, और 19 त्रिक 57, इसको 57 कह दे, 57%। दोनों को जोड़कर अनुपाती पदों की बात करें, 4 से भाग कर दे, तो 7 5 12, 5 2 7 1 8, आपका 82/4 ही होगा जैसे वहां पर किया है। 20.5% का लाभ, इस तरह से भी सवाल का सही उत्तर होगा, जो कि पहला है, और बी ऑप्शन में इसका सही उत्तर अवेलेबल है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या कहता है। एक दुकानदार 3 उत्पाद है, ए है, बी है और सी है, को बेचता है, सेल करता है। ए, बी और सी के विक्रय मूल्य का रेशियो आपको दे रखा है 6, 8, 9 का। वह क्रमशः ए, बी और सी को बेचने पर 28%, 33% और 35% का लाभ कमाता है। यदि तीनों उत्पादों को बेचने पर उसे कुल 85 रुपए का लाभ होता है, तो कुल बिक्री क्या, अर्थात उसने कुल सामान को कितने दाम में बेचा है। कुल विक्रय हमको पता करना है। अब ये इतना मतलब आसान सवाल नहीं है, ठीक है। इसको अगर जैसे आप देखेंगे तो आपको लग ही जा रहा होगा। अगर हमको क्रय मूल्य का रेशियो दिया होता तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता। यहाँ विक्रय मूल्य का रेशियो है, लाभ का प्रतिशत है, और सबको पता है कि लाभ विक्रय मूल्य पर आधारित भी नहीं होता, क्रय मूल्य पर आधारित होता है। तो हमारे पास कई तरीके हैं। जैसे अगर हम थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाए, समय दे, तो अपने पास बहुत प्रोसेस है कि हम इस सवाल का सोल्यूशन कर लेंगे। बट हमारी जैसे इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जल्दी इसको करवाएं। तो जल्दी का भी तरीका है, ऑप्शन से भी इसका उत्तर मैं बता सकता हूं, लेकिन हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप इसकी सवाल की क्लियरिटी लें। थोड़ा सा जैसे लाभों की बात करें तो इस पर 28% का लाभ हो रहा है। तो 28%, जैसे अगर ए की बात करें तो 28% कहता है कि हम 128, जैसे अगर आप ऐसे सोचेंगे, देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं। 28% लाभ का मतलब है ए पर 28/100, अर्थात आप समझ गए होंगे कि 100 अगर सीपी है, 28 का लाभ है, तो एसपी कितना होगा, 128 होगा। ठीक है, 128 होगा। यहां से सब कुछ क्लियर हुआ, ए की बात हो गई। इसी तरह से अगर हम बी की बात करें तो बी का लाभ है 33%। इसका अर्थ होता है कि 33/100 होता है, अर्थात ये समझ जाइए ए लाभ है, ए क्रय है, और इसका विक्रय कितना होगा, 133। ठीक है। इसी तरह से अगर सी पर चलते हैं तो सी की बात हम लोग देखें तो यहाँ पर कुल 35% का लाभ है। तो 35% का लाभ ये बताएगा कि 35/100 है। ठीक है, 35/100 है, ये लाभ है, और ये आपका क्रय है, तो विक्रय कितना होगा पता है, 135 होगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। ठीक, अब मुझे ये बताना है आप लोगों को और कंफर्म करना है कि यहाँ से जैसे अगर हम इसको प्रोसेस करें और कुल लाभ को 85 से कंपेयर करें, तो जाकर के हमें क्रय की सिचुएशन कंफर्म करनी है। जैसे हम लाभों के मान को डिफाइन करना चाहते हैं कि हमें पहली वस्तु को बेचने पर क्या लाभ है, दूसरी वस्तु को बेचने पर क्या लाभ है, तीसरी वस्तु को बेचने पर क्या लाभ है, और आसान नहीं इसको निर्धारित करना। हम ऐसे बताते हैं, देखिए ध्यान से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर रेशियो के अकॉर्डिंग देखिए 6 का लाभ है, और यहां से सोचिए तो कितने का लाभ है। यहां से लाभ ये है कि 100 में खरीदकर 28 का लाभ लेकर 128 में बेचा। तो हम ये सोचे ना कि यहाँ पर लाभ, जैसे अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें, तो क्योंकि ये विक्रय मूल्य है तो इसलिए हम लाभ रखेंगे और विक्रय मूल्य रखेंगे। लाभ कितना है, 28 है, और विक्रय मूल्य कितना है, 128 है। वही नियम है, विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, वही फार्मूला चलेगा अगर आप ट्राई कर लीजिए तो। ठीक है। अब दूसरा देखिए हमारे पास क्या है। इसी तरह से अगला जो होगा, यहाँ पर कितने का, जैसे अगर अपने पास जैसे इसका रेशियो कितना है, 8 है, हम दरअसल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, 8 है, तो 8 गुणे क्या कर दें, यहां से लाभ कितने का है, 33 का, और विक्रय मूल्य कितना है, 133 है। क्यों लिख रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्यों लिख रहा हूं बताइए। इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर विक्रय मूल्य को रखना पड़ेगा नीचे। ठीक, ऐसे अगला लाभ कितना है बताएं, 9 का है, और यहां पर लाभ कितना हो रहा है, यहां पर लाभ 35 का हो रहा है, और विक्रय मूल्य 135 का है। तो आपने यहां से तीनों का प्रॉफिट निकाला, इन प्रॉफिट को ऐड करके इसके साथ तुलना करिए, उससे हम एक का यूनिट का मान निकालें, और जो हमारे पास विक्रय मूल्य के अनुपाती पद है इनके जोड़ से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा। मतलब हम समझ गए कि हमें बिक्री का मान अगर करना है तो मेरी डिपेंडेंसी ए लोग हैं, ए लोग हैं। 8 6 14 9 23, मतलब अगर देखा जाए तो फाइनली जब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे, और अगर हमें समय आप 2 मिनट का दो तो हम करके दिखा दें कि आप इनको जोड़ो, जोड़ करके 85 के इक्विवेलेंट करो, यूनिट का मान आएगा, एक का मान आएगा, एक का गुणा जब आप 23 से करेंगे तो ये मान आएगा। तो हम समझ गए कि जो संख्या होगी हमारी बिक्री, वह 23 से कटने वाली एक संख्या होगी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक ही बात समझ में आ रही है, हम 23 से डिविजिबिलिटी क्यों ना चेक कर लें। तो 23 से डिविजिबिलिटी जब मैं चेक करने के गया तो 23 1 के 23 होता है, और 23 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो 34 होता है, 11 115, 23 पंचे 115 होता है। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन 23 से कट जाएगा। बाकी मैं लाख कोशिश कर लूँ कोई भी, देखिए जैसे अगर हम सोचे तो 23 से भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, कोई विकल्प नहीं कटेगा, केवल पहला विकल्प कटेगा। जितना तामझाम से बढ़िया है जो मैंने आपको बताया, इसी प्रोसेस को फॉलो करिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही तरीका होता है ऐसे सवालों को करने के लिए। अगले सवाल पर आप चलो। सवाल क्या कहता है,
किसी संख्या को पहले 30% घटाया गया, फिर 40% बढ़ाया गया, परिणामी संख्या को 5% बढ़ाया गया, कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताओ। सतत परिवर्तन हो रहा है। 30% का मतलब होता है 3/10, अर्थात 10 से किसी मान को 3 बढ़ाकर 13 किया गया। 40% बढ़ाया गया, 40% का मतलब 2/5 होता है। 5 से 2 बढ़ा करके कितना किया गया, 7 किया गया। फिर 5% बढ़ाया गया, 1/20 होता है। 20 से 1 जोड़ करके 21 किया गया। अब जो इधर उधर कट सकता है काटे, नहीं तो फिर डायरेक्टली सोचे, अगर कटे की स्थिति है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिलहाल कुछ कटेगा नहीं। ये आपका टोटल अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 होगा। और इसकी बात अगर हम लोग कर लें, 21 सत्ते 7, 21 7, 7 दूना 14, 13, 13 सत्ते 91, 1 हासिल 9 होता है। 13 चौके 52, 52 9 61 होता है। कैरी आपका 6, 13 के 13 6 19 होता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम लोग नोटिस कर रहे हैं तो क्या स्थिति बनकर आ रही है, आप खुद सोच लीजिए। यहाँ पर जैसे अगर हम फिर से एक बार चलिए, 7 21 7, 7 दूना 14, ठीक है, 13 से गुणा करिए, 13 सत्ते 91, 1 हासिल 9, 13 चौके 52, 52 9 61, 1 हासिल 6, 13 के 13 6 19। हम इसको ऐसा करते हैं ना, हम इसको 100 बना देते हैं। जैसे अगर हम लोग को ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे जब सवाल आए थोड़ा सा आसानी से, देखिए यहाँ पर आप लोगों को सब क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 30% का मतलब है 3/10 होता है, 10 से 3 13 किया गया, 40% बढ़ा। अच्छा, एक चीज हमने यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, इसलिए मुझे आंसर में थोड़ी सी डिफरेंसेस दिख रही होगी। डिफरेंस ये दिख रहा है कि मुझे लग रहा था बहुत बड़ा है, ऑप्शन मेरे सब छोटे छोटे आ रहे हैं। इसका कारण ये है, ये घटाना है, फिर बढ़ाना है, फिर बढ़ाना है। तो जब आप उसी को सबको बढ़ा देंगे तो कहां से होगा। 10 में 3 घट करके 7 होगा। ठीक है, 40% बढ़ाना मतलब 40%, 5 से 2 से 5 है, मतलब 5 से 2 जुड़कर 7 होगा। और फाइनली 5% बढ़ाना मतलब 20 से 1 जुड़ करके 21 होगा। अब आपको फिर से वही चीज करना है। ये तो समझ में आ रहा है कि 1000 होगा, और इसको आपको देखना पड़ेगा। 21 सत्ते 7 के साथ 7 दूना 14, फिर 7 से गुणा कर दे हम लोग यहाँ पर, या 49 को 21 से कर देते। 7 सत्ते 49, कैरी 4 होता है, 7 चौके 28, 28 4, 28 4 32 की 2 हासिल 3 होता है, 7 1 के साथ 7 3 10 होता है। ठीक है, तो अब इस स्थिति में अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1000 से, जैसे कोई चीज अगर 1000 से 1029 हो रही है, तो आपके पास दो तरीके हैं कि आप चेक कर लो कि कितना बढ़ रहा है। पता चला 29 बढ़ रहा है। जिसको परसेंट में बनाना होता है उसको 100 से गुणा करते हैं, और जिसका बनाना होता है उससे भाग करते हैं। 2 जीरो खत्म, 10 से भाग कर दे। 2.9% की क्या हो रही, वृद्धि हो रही है, जो आपको सी विकल्प में दिख रहा है। तो सी ऑप्शन तीसरे सवाल का राइट सोल्यूशन होता है। सभी लोग इसको नोट कर लें, कंफर्म कर लें। ठीक, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा हमारा क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 2 और 100 के बीच में 3 से विभाज्य सभी विषम पूर्णांकों का योग बताना है। जो 3 से विभाज्य हो, साथ साथ विषम हो। तो सबसे पहले अपने पास एक रेंज है 2 से लेकर के 100 तक की, उसमें भी हमें वो संख्या लेनी है जो 3 से कट रही हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि विषम हो, सम ना होने पाए। तो पहले तो 3 से कटने वाली संख्या सोचो, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, इस प्रकार से 99 तक होगा, पहले से लेकर अंतिम तक। बट इनमें से कुछ संख्याएं आपकी हटती चली जाएंगी, जैसे 6 जाएगा, 12 जाएगा, 18 जाएगा, इसी प्रकार से जाता जाएगा। हमारे पास जो नंबर बनेंगे वो 3 होगा, 9 होगा, इसके बाद आपका 15 होगा, फिर आपका 21 होगा, इस प्रकार से होगा। लेकिन हाँ, अंतिम संख्या हमारी विषम है, इसमें लेकर के टेंशन नहीं है। हमने देखा कि जो पैटर्न बना है तो एपी बिल्कुल है, इसमें डाउट नहीं, और सब में 6-6 का डिफरेंस है, 6-6 का डिफरेंस है। तो समांतर श्रेणी है, तो कंफर्म हो गया है। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, अंतिम कितनी है 99, माइनस पहली संख्या 3 है, बटा डिफरेंस कितना है 6 + 1 करिए, ये आपका हो जाएगा 96, 96 बटे 6 करके 1 करिए, 16 छक्के 96, 17, अर्थात पदों की संख्या कितनी हो गई 17। ठीक है, पदों की संख्या 17 हो गई। और 17 के बाद अब आपको क्या करना है, योग करना है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना होगा बताइए, n पदों का योग कितना होगा, n/2, n/2 मतलब कितना 17/2। ठीक है, और a + l, 3 प्लस कितना कर दे 99। चलिए, तो इसको लिखिए 17/2 गुणे आपका 102। ठीक है, 2 से करिए तो 51 हो गया। अब 17 से केवल गुणा भर कर दीजिए 51 को, तो आपको योग पता चल जाएगा। 17 के 17 होता है, 17 × 5 = 85, 85 एक कितना होता है 86, 867, 867 देखिए पहला विकल्प है, राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग लगा सकते हैं।
इस तरह का सवाल हमने एक मैराथन में भी रखा था, बट इतनी टेक्निकलिटी नहीं दी थी। लेकिन इन दोनों मेथड को जरूर याद रखिए कि कभी कोई श्रेणी अगर समांतर है तो उसमें पदों की संख्या के लिए अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस 1 करना होगा, और अगर योग करना है तो अंतिम n/2 a प्लस l करना होगा, तो आपका सवाल हल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सरल करने का सवाल है, सिंप्लीफाई करिए इस सवाल को, कैसे किया जाएगा। एक रूल आप याद रख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस बताओ कि माइनस, चलो प्लस पहले बता देता हूं। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका अर्थ होता है ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है बट याद रखिएगा। दूसरी तरफ अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो बराबर हो जाता है 4ab, ठीक है, बराबर होगा 4ab। अब इसको देखिए कैसे किया जाएगा। जैसे अपने पास सवाल है तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और डिवाइड बाय देखिए यहाँ पर हमारे सामने 76 इंटू 84 का मतलब a इंटू बी है, ठीक। तो आप सबको पता है कि 4ab होगा, तो 4 इंटू 76 इंटू 84 हो गया, डिवाइड बाई ab है, ab मतलब 76 इंटू 84 है, ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, सिंपली आंसर इसका 4 हो जाएगा, ठीक। तो 4 ऐसे ओरल आप बता सकते थे बिना किसी बहुत कैलकुलेशन, बिना किसी तामझाम के। आंसर आप पांचवें सवाल का 4 देखिए, जो आपको बी पहले ही ऑप्शन ए ऑप्शन में दिख रहा है। हमारे पास कह रहा है यक्स आंकड़े हैं, 6 है, यक्स है, 2 है, 4 है, इनका माध्य नहीं, यक्स आंकड़े 6, यक्स 2 और 4 का माध्य है, मतलब यक्स जो है यक्स माध्य है, यक्स क्या है, माध्य है, इन आंकड़ों का माध्य है, ठीक है। तो बहुलक हमसे पूछ रहा क्या होगा, साफ साफ समझ में कुछ आया कि नहीं, आइए दिखाता हूं क्या होगा। माध्य होता क्या है, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो यही माध्य होता है, सबको जानकारी है चीज की ना। योग करिए 6 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 4 बटे टोटल संख्या 4, और माध्य आपका कितना है, माध्य आपका यक्स है, माध्य आपका यक्स है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 6 2 8 4 12 करिए, 12 प्लस एक्स बराबर 4x कर दीजिए, x घटा दीजिए, 3x बराबर 12 हो गया, ठीक है, 3 चौके 12 अर्थात x का मान 4 हो गया। अब आपको पता चल गया होगा, वैसे भी हमें दिख रहा था ये 4 है, यहाँ भी 4 है, ये 2 है और ये 6 है। किसी समूह का, जो आंकड़ों का समूह है, अगर उसका बहुलक कर रहे हैं, बहुलक, तो बहुलक मतलब जो आंकड़ा सर्वाधिक टाइम आता है उसी को बहुलक कहते हैं, क्योंकि 4 सबसे अधिक बार आया है तो 4 ही बहुलक है, ठीक। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मोड, वही बहुलक है, तो सबसे अधिक बार 4 ही आ रहा है तो वही बहुलक है। 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, 52 पत्तों की होती ही है, एक पत्ता यादृच्छिक मतलब रैंडम, ऐसे जैसे पीस इसके खींचते हैं जिसमें कोई मतलब बायस्ड रहता है, कोई किसी का मतलब उसमें जोर नहीं हो सकता है, निकाला जाता है। तो क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता देहला मतलब 10, अब देहला क्या होता है, या हुकुम का पत्ता है। देहला, देहला क्या है भाई, तो ड्रॉन कार्ड इज अ 10, 10 है, 10 मतलब 10, और स्पेड हो। अब आपको मैं समझाता हूं, देखिए इसका सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इसका सिस्टम ये है, सिस्टम यह है कि कभी जब, पहली चीज तो प्रोबेबिलिटी सबको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। ये तो पता चल गया कि टोटल हमारे पास आउटकम्स 52 है, तो ये तो संख्या 52 कन्फर्म है। यही क्लियर हो जाए कि ये कितना है, तो इनका रेशियो ही आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसको ऐसे पता करते हैं, 52 टोटल है, 2 पार्ट इनके होते हैं 26-26 का, 26 ब्लैक होता है और 26 ही रेड होता है, ठीक है। 26 ब्लैक है, 26 रेड है। इनके 2 हिस्से होते हैं 13-13 का, 13-13 का, ठीक है, इसका भी 13-13 का। अब 13 देखिए इसमें क्या है समझिएगा, यहां पर 3 तो फेस कार्ड होंगे, 3 फेस कार्ड होंगे जिसमें एक किंग है, एक क्वीन है, एक एस है, ठीक है। किंग, क्वीन और जैक, एस कह दीजिए या जैक कह दीजिए। उसके बाद एस शुरू होता है, एस का मतलब नंबर आ जाता है। जैसे आप समझो कि किंग है, क्वीन है, जैक है, मतलब राजा जिसे बादशाह कहते हैं, रानी, और ये जैक जो मतलब गुलाम कहलाता है। इसके अलावा एक एस है, एस को 1 कहते हैं, फिर 1 से लेकर 10 तक के नंबर हैं, तो 10 3 13, 13-13 हो जाता है। अब इसका कहना है कि जो हमारा निकाला गया पद, अच्छा यही चीज सेम इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। इन चारों के नाम क्या होते हैं सुनिएगा, इन चारों के नाम ये होते हैं कि ये जो 26 हमारे ब्लैक हैं,
इसमें एक क्लब होता है और एक स्पेड होता है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, तो स्पेड होता है, बाकी ये हार्ट होता है और ये डायमंड होता है, ये स्थिति होती है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें हुकुम की, जैसे आप लोग स्पेड कह रहे हैं, तो स्पेड में कितने हो गए 13, स्पेड कितने हो गए बताएं, 13 हो गए। लेकिन 13 में एक दहला शामिल है, एक टेंथ शामिल है कि नहीं, बिल्कुल है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक टेंथ यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, तो 3 और मिल जाएंगे, तो 13 3 कितना होता है, 16 होता है। तो 16 टोटल यहाँ आउटकम्स होगी इसकी, और डिवाइड बाई कितना है 52, 4 चौके 16 होता है, 4 13 बार 52 होता है। तो 4/13 अगर आपको दिख रहा है सी विकल्प में तो यही प्रोबेबिलिटी है, यही इसका करेक्ट आंसर है, जो आप लोग 7वें सवाल का लगा सकते हैं, करेक्ट आंसर बन जाएगा, सभी लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, त्रिकोणमिति का सवाल है और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस दिखा रहा है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। लिखा है cot 18 और ब्रैकेट में चलिए cot 72, cot क्या है पढ़िए, cot 18 के बाद क्या लिखा जाएगा, cot 72, ठीक है, cos स्क्वायर 22 प्लस 1/1 tan 72 और sec स्क्वायर 68। चलिए मैं आपको समझाता हूं इसको कैसे करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मतलब इसकी वैल्यू ये पूछ रहा है हम लोगों से कितना हो जाएगा। हम अगर इसको इन्वॉल्व करते हैं, इन्वॉल्व करते ही हो जाएगा cot स्क्वायर 18, cot स्क्वायर क्यों, यहां पर आपके पास एक cot 18 है और cot 72 है, तो मल्टीप्लीकेशन इसका इसके साथ होगा, साथ साथ इसका इसके भी साथ होगा cos स्क्वायर के साथ, और यहाँ पर tan 72 है, अगर हम इसको 1/tan के साथ करते हैं तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आप सबको बता दूं कि tan थीटा जो होता है 1/cot थीटा होता है, और sec स्क्वायर थीटा, देखो ये भी ध्यान दीजिए, 1/sec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इट बिकम व्हाट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, cot 18 cot 72, ठीक है, cot 18 डिग्री और cot 72 है, और यहां पर इसके साथ भी इसका प्रोडक्ट होगा। जैसे अगर आप देखोगे, या पहले एक काम कर लीजिए, इसको जैसे ऐसे रहने दीजिए, पहले इस ब्रैकेट का सोल्यूशन करिए, क्योंकि ये ब्रैकेट की वैल्यू है, हालांकि ब्रैकेट प्रॉपर नहीं बनाया है, बट हम इसको लिख सकते हैं। जैसे इसको आप लिखो, क्या लिखो बताएं, लिखिए cot 18, ऐसे रहने दीजिए, अभी कुछ मत करिए, इधर चले आइए, लिखिए cot 72 cos स्क्वायर 22 प्लस इसको ऊपर दोनों को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका cot 72 और sec स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा cos स्क्वायर 68 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब आपको देखिए क्या दिख रहा है, जैसे मुझे दिख क्या रहा है, मुझे cos स्क्वायर यहाँ पर देखिए 68 है और एक cos स्क्वायर 22 है, और यहाँ पर cos 72 है। तो आप अगर चाहेंगे, मुझे जहां तक ये लग रहा है कि ये ब्रैकेट एकट नहीं है, ये इसी के साथ मल्टीप्लाइड टर्म है, या जो भी है, मतलब हम लोगों को ऐसे ही समझना है, जिससे कि अगर cot 72 यहाँ भी है, cot 72 यहाँ भी, इसको हम बाहर कर सकते हैं। दरअसल इसमें ब्रैकेट की क्लियरिटी है नहीं कि ब्रैकेट इसमें कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से क्लोज हुआ है, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, बट हम कुछ ना कुछ तो आंसर इसका सोच ही लेंगे, कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। cot 72 यहाँ दिख रहा है, cot 72 यहाँ दिख रहा है। अब मुझे अच्छा लगता है कि अगर ये बाहर दोनों आ जाते तो इसके साथ मिल जाते, और जहां तक मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही है। चलिए ट्राई कर लेते हैं। देखिए अगर हम इन दोनों को बाहर लेकर आते हैं, जैसे यहां से इन दोनों को बाहर लाएं, तो यहाँ पर cot 18 है, cot 18 है, और cot 72 बाहर आ गया, और यहाँ पर तब आपका cos स्क्वायर 22 बनेगा और cos स्क्वायर 68 बनेगा, करेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि cos का रिलेशन साइन के साथ सब कॉम्प्लीमेंट्री में होता है। जो cos थीटा होता है वो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। जैसे cos 30 होगा तो साइन 60 के बराबर। उसी तरह से अगर हम इस cos स्क्वायर 22 को चाहें तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 68। क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर 68 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि आप 90 से 22 घटाएं तो 68 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा मिलके 1 होता है। यह भी याद रखिए आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए यह वैल्यू 1 हो गई। अब इस पर और चले आए, जैसे cot 18 क्या दिया है, cot 18 है और cot ही 72 है, ये भी उसी तरह से हो जाएगा। cot का रिलेशन tan के साथ होता है,
टैन थीटा जो होता है वो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, टैन 72 डिग्री। और यहाँ भी टैन कॉट 72 है। अभी एक रिलेशन देखिए लिखा ही है, टैन थीटा 1/कॉट थीटा के बराबर होता है। तो ये टैन 72 है, कॉट 72 है। तो अगर आप इसको जैसे प्रेजेंट करेंगे तो जैसे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, हम इसको जैसे कॉट को टैन के साथ रिलेट कर सकते हैं, कॉट के टैन के साथ, टैन को कॉट के साथ। जैसे यहाँ पर एक टैन 72 लिखा है और एक कॉट 72 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं कि नहीं। जैसे अगर आप इसको प्रेजेंट करना चाहें, दोनों क्या लिखा जा सकता है भाई, हम लोग टैन 72 है इंटू कॉट 72 है, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा आप यहीं से देखिए तो कितना हो जाएगा बताएं, 1 हो जाएगा ना। यस, ये भी 1 है, 1 इंटू 1 इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है। बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एक समांतर श्रेणी का फर्स्ट एकवां थर्ड पद क्रमशः 1 और 15 है, तो उसी समांतर श्रेणी के पहले 10 पदों का योगफल बताओ क्या होगा। समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद आपका कितना है, 1 है। और थर्ड मतलब देखो, अगर समांतर श्रेणी को लिखा जाता है ए आर, सॉरी ए आर तो गुणोत्तर हो जाएगा ना, ए आर क्या हो जाएगा, गुणोत्तर। ध्यान से देखिएगा, अगर बात हम समांतर श्रेणी की कर रहे हैं तो समांतर श्रेणी के पदों को निर्धारित करता हूं। ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ऐसे सोवान बढ़ता चला जाता है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इसी तरह से जाएगा। तो पहला पद ए है जो लिखा है आपका, देखिए कितना, 1। तीसरा पद, तो तीसरा पद ए प्लस 2d होगा। यस, तो लिख सकते हैं ए प्लस 2d बराबर आपको कितना दिया है, 15। ठीक है, ए का मान 1 है तो यहां से d निकल जाएगा। जैसे 1 प्लस 2d बराबर आप 15 कर दें तो 2d बराबर 14 हो जाएगा, तो d बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, d बराबर कितना होगा, 7। a बराबर आपका 1 है तो d बराबर कितना, 7। तो उसी समांतर श्रेणी के पहले 10 पदों का योगफल, तो यस 10 समांतर श्रेणी के हम बता दें ये n पदों का योगफल का नियम होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप लिखो कितना पता है, आप लिखो यस 10, तो 10/2 2a, तो 2 गुणे 1 कर दे प्लस n मतलब 10 में से 1 घटेगा। d कितना है, d आपके सामने आया था 7, ये हो जाएगा 5, ये 2 और 9 सते 63, तो 63 2 65 है, 65 गुणे 5 है, 5 पचे 25, 5 छंगे 30 2 32, 325 इसका सी विकल्प राइट सोल्यूशन है। ठीक है, 325 सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है। आप 9वें सवाल को नोट कर लीजिएगा। 10वां, एक सप्ताह में एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की यात्रा 900 रुपए का दावा करता है। जैसे कंपनी में होता है, अक्सर ऐसे ही कहते हैं कि 75 किलोमीटर तक जाने के लिए तुम्हें 900 रुपया कंपनी वहन करेगी। ठीक है, 900 रुपए में अपना किराया भाड़ा खाना पीना देख लो। बस से यात्रा करने वाले प्रत्येक किलोमीटर के लिए 10 रुपए, अगर वह बस से यात्रा करता है तो हर एक किलोमीटर के लिए 10 रुपए का खर्चा आता है, और अगर कार से चलता है तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए 25 रुपए का दावा करता है। मतलब बताया, तो इसका अर्थ है कि वो कार से कितने किलोमीटर यात्रा करता है। हम इसको दो तरीके से करवा सकते हैं, एक तो हम ऐसे ट्रेडिशनल और दूसरा हम एलिगेशन या कुछ विकल्प का भी उपयोग करा जा सकता है। अब सुनिए, टोटल कितना जर्नी किया है, 75 किलोमीटर। ठीक है, 75 में अगर वह कार से गया होगा, मान लीजिए n, तो बस से कितना गया होगा, बस से गया होगा 75 माइनस n। अब अगर आप ऐसे रेट कंफर्म करना चाहते हैं तो कार का रेट है 25 और बस का रेट है 10, दोनों जोड़ दे बराबर कितना कर दे, 900। तो यहां से अपने आप जो n आएगा वही कार का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। हम इसको एलिगेशन से करके, भाई इस तरह से समीकरण आप लोग बना लीजिएगा, अगर आपको करना है तो कर डालिएगा। हम यहाँ पर ऐसे देखते हैं कि कार है बस से, हमने माना कि उसने पूरी यात्रा को कार से किया है। पूरी यात्रा को कार से अगर किया है तो 1 किलोमीटर का खर्च अगर 25 है तो पूरी यात्रा के लिए क्या लिख सकते हो बताएं, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और 25 सत्ते 175, 175 और 12 87 होता है, कुल 875 रुपए लगता। अगर वह पूरी यात्रा को कार से ही किया होता तो 25 पंचे 125, 5 हासिल 12, 25 सत्ते 175, 12 82, 75 12 87 होता है, 875 रुपए लगता है, जबकि लगा कितना है, 900। हमने कहा उसने पूरी यात्रा को अगर बस से ही किया होता
तो 10 रुपए का चार्ज है, कुल 750 रुपए लगता, लेकिन लगा तो 900 रुपए है। तो इसका मतलब हम समझ गए कि उसने कुछ यात्रा को कार से किया है, कुछ को बस से किया है। ऐसे करिए। अब आपको डिफरेंस करना है इन दोनों का। देखिए कितने का आएगा, 25 का डिफरेंस है और यह डिफरेंस आएगा 150 का। 25 एक के 25, 25 एक के 150। तो यहां से अगर देखा जाए तो उसकी कुल यात्रा की जो लेंथ है वह कार और कितनी बनकर आ रही है। जैसे अगर हमने यहाँ पर डिफरेंस किया 875 था, 900 के लिए इतना हो रहा है, और 750 से अगर हम 9 पर जा रहे हैं 900 पे 150 आ रहा है। तो 25 एक के 25, 25 एक के 150। तो कार की लेंथ 6 से कनेक्ट है और बस की लेंथ 1 से कनेक्ट है। तो इस हिसाब से अगर उसकी टोटल, जैसे हमने पूछा था कार से कितने किलोमीटर जाएगा, तो कार से जाने के लिए जैसे आप, एक थोड़ा सा डाउट यहाँ ये बन रहा है कि 6 और 1 जुड़ करके 75 को, क्योंकि 75 किलोमीटर टोटल लेंथ है ना, तो 75 को डिवाइड करने वाली संख्या बननी चाहिए थी। जबकि अगर देख रहा हूँ कि 6 और 1 मिलकर 7 तो डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कुछ मिस्टेक हुई, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। अगर उसने संपूर्ण यात्रा अर्थात 75 किलोमीटर को कार से ही किया होता तो 25 पंचे 125 हासिल 12 होता है, और 25 सत्ते 175, 175 में जब 12 जोड़ा तो 185, और ये गलत हुआ है ना। ये देखिए आपका जो ये कैलकुलेशन आया है, देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, यहां पर गलत हुआ है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं क्योंकि मुझे ऐसा डाउट लग गया तब मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा संपूर्ण यात्रा को अगर कार से किया होता तो 25 पंचे 125, 5 हासिल 12, 25 सत्ते 175, 175 12 187, इतना पैसा लगता, उसे अपनी जेब से देना पड़ता। वही मैं सोच रहा हूँ कैसे गलत हो रहा है। और अगर उसने संपूर्ण यात्रा को बस से किया होता तो उसे लगता 750, लेकिन उसने 900 रुपए खर्च किए हैं। अब एलिगेशन लगाइए, अपने आप देखिए सेट हो जाएगा। इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, चाहे तो काट पीट सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। 9 9 18, तो 975 यहाँ पर आएगा और ये आएगा 150। ठीक है, अब देख लीजिए जो कट पिट जाए खत्म कर दीजिए। जैसे कि 25 से दोनों कट रहा है, 25 छक्के 150, 25 तिया 75, 25 तिया 75 होता है ना, 25 तिया 75, 25 नवा आपका हो जाता है 225, 3 दूना 6 होता है, 3 13 बार हो गया। 13 और 2 और 13 का रेशियो है, मतलब उसने दिमाग लगाया है, कार से कम ही गया है और बस से ज्यादा गया है। 13 2 15, 15 बराबर 75। ठीक है, 1 बराबर 15 पचे 75, 5 और 2 बराबर 10। 10 किलोमीटर उसने केवल कार से ट्रेवल किया है। 10 किलोमीटर दिखाने के लिए हम कार से जा रहे हैं, बाकी तुरंत उतर करके बस पकड़ लिया। ठीक है, तभी उसका पैसा बचेगा, नहीं तो फिर खर्चा ही खर्चा हो जाएगा। अब सोचो अगर कार से गया था 10 किलोमीटर तो कितना खर्चा लगा होगा उसका, 250 रुपए कार का। इसके बाद उसके पास अभी 65 किलोमीटर है और 65 को जाएगा और 10 की रेट से अर्थात 650 खर्च करेगा। तो 650 और 250 मिल करके यहाँ पर आपका टोटल 900 होता है। तो 10वें सवाल का राइट सोल्यूशन आपका हो रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़िएगा। पॉइंट 12 की परिमेय संख्या बताओ क्या है। पॉइंट 12 के ऊपर बार है। ठीक, अब इसको अगर हम इसको भिन्न में बनाए तो कभी भी इस तरह का बार का अर्थ ही आप सबको पता होगा कि पॉइंट 12 12 12 12 ऐसे जाते हैं। तो हम इसको लिखें 12 बटे जितने पदों पर बार होता है उतनी बार 9 लिखा जाता है। 3 चौके 12 है, 3 33 12 99, 4 बटे 33 है, बी विकल्प है। 4 बटे 33 आप लोग राइट सोल्यूशन लिखेंगे। 11वां सवाल डन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12वां क्या है। आपको दिया गया है कि x बराबर z बराबर 225 है, अर्थात x का मान कितना है 225, y का मान कितना है 225, सॉरी y का मान 226 है, z का मान मतलब लिख लीजिए आप चाहे y 226 है और z का मान भी 225 ही है। अब आपसे पूछा क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका एक रिलेशन होता है, मैं आपको बता दूं, उसी को फॉलो करिए तो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इससे आपका पूरा सेट हो जाएगा, बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब एक ब्रेकेट बनाना होगा और ब्रेकेट को हम ऐसे लिखेंगे जिससे दिखेगा आपको, एक्स माइनस वाई का होल वर्ग प्लस वाई माइनस जेड का होल वर्ग प्लस जेड माइनस एक्स का होल वर्ग। यही पैटर्न आप फॉलो कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आपको जो फाइंड करना देखो ये है, इसमें इसका मान तो निकालना बहुत आसान है क्योंकि इन तीनों को जोड़ना है। 225 3 बार है, 225 3 बार हो गया, 225 गुणे 3 बार आप कर दीजिए तो कितना होता है, ऐसे सोच लीजिए 225 225 450 होता है, और 450 में 200 और जोड़ दीजिए, 450 में 650,
और 650 675 हो गया, 676 होना चाहिए। ऐसे देखिए 11 5 11 5 5 10 10 6 16, 16 6 हासिल 1 होता है, 2 2 4 2 6 1 8 होता, 2 2 4 2 6 1 7 होता है, 6 हो गया 676 ना। कोई बोल रहा था 676 हो गया, इसका मान आपका 676 हो गया है। इसका मान देखिए यहाँ पे रखना पड़ेगा 1/2 गुणे 676। अब इधर चलिए ब्रैकेट में आइए, x माइनस वाई करिए, तो x माइनस जब y करेंगे तो -1 आएगा, -1 का वर्ग हो गया। y माइनस जेड करिए तो 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। प्लस z माइनस x करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का वर्ग 0 ही होगा। अब आपके सामने यहाँ पर स्थिति क्या रहेगी, आप खुद सोच लीजिएगा। एक प्रकार से 1/2 होगा, 676 होगा, और यहाँ से एक एक यहाँ पर 2 ही आ जाएगा, 2 2 से कटेगा, 676 ही आंसर होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो आपका 676 है वही करेक्ट आंसर बना रहेगा। 12वें सवाल को आप लोग नोट कर सकते हैं, करेक्ट आंसर आपके सामने, ठीक। यस, इस सवाल को देखें, देखिए क्या कहता है। सवाल में है कि √3 - 1 अपान √3 + 1 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस है 5 + 2 √3 बटा 7 + 4 √3 बराबर a + b √3 है, ठीक है, a + b √3 है, और a + b का मान बताएं क्या होगा, ठीक है। a + b का मान क्या होगा, इसको कंफर्म करिए। कैसे करते हैं, ध्यान से, जैसे इस तरह के सवाल आ रहे हैं ना, मतलब ये अक्सर अभी देखिए एमआरएस का पेपर चल रहा है तो उसमें इस तरह का सवाल पूछा है, तो हम लोग को कम से कम इसकी क्लियरिटी रहे कि एक्चुअली इसको कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपके सामने √3 - 1 है, भाई हमें देखना होगा ना किस जगह पे कैसे हम इसको अच्छे से कर सकते हैं, नहीं तो फंसा देगा सवाल। हमें पता है कि हमें कुछ इसको ऐसे ही बनाना है, हमारे दिमाग में एलसीएम भी चल रहा है, इसका इससे गुणा फला करें तो मतलब वो भी अजीब है। बल्कि हम इवन एक एक चीज को लेकर चलेंगे तो रेशनलाइजेशन से आसानी से कर सकते हैं। परमेयीकरण आपको पता होगा, नीचे का कंजुगेट होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है। लिखिए √3 - 1 अपान √3 + 1 है, और यही √3 + 1 √3 - 1 बनेगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, ठीक है। अभी हो जाएगा √3 - 1 का होल वर्ग, नीचे a² - b², 3 में से 1 निकलेगा, 2 आएगा, ठीक है। a हो गया आपके सामने ऊपर, तो आपके सामने स्थिति है √3 - 1 का होल स्क्वायर अपान कितना है, 2 है, ठीक है। माइनस देखिए क्या है, ये सेम स्थिति उसी टाइप से भी बन रही है कि जैसे लिखा है 5 + 2 √3, अभी जाएगा 7 - 4 √3 ऊपर जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, 7 + 4 √3 है, 7 - 4 √3, तो a - b + b भी बनेगा, तो 7 7 49 हो जाएगा, और 4 चौके 16 3 48। चलो ये बेहतर हो गया कि आपका नीचे 1 बना। तो आपके सामने ए स्थिति, इनका प्रोडक्ट करके देख लीजिए कितना हो रहा है। प्रोडक्ट करें, 7 × 5 = 35 है, 5 × 7 = 35, माइनस 5 चौके 20 √3 है, 2 × 7 = 14 √3 है, माइनस 2 चौके 8, देखो इसका इसके साथ गुणा करना, 2 चौके 8 × 24 होगा, बटे कितना होगा बताएं, 1 है, कुछ यहाँ पर परिवर्तन नहीं है, 1 ही रहेगा। अब इसको हल करके देखिए कितना होता है। अच्छा, इसका भी सोल्यूशन करते रहिए, साथ में हल होता जाए। 3 भाई a - b का होल वर्ग लगेगा, 3 हुआ प्लस 1 हुआ, -2 √3 है, अपान 2 है, ठीक है, माइनस है 35 से 24 निकलेगा आपका कितना हो जाएगा, 11, और 20 √3 से 14 √3 निकलेगा, 14 ही था ना, देख लेना यहाँ पर, 4 √3 कितना था, पहले देखिए 5 × 7 = 35 था, और 5 चौके 20 √3 था, 2 × 7 = 14 सही है, 20 से 14 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, -6 √3 अपान 1, ये स्थिति है, ठीक है। अब पूरा इसको हल करिए, देखिए कितना आता है, समझिएगा। 3 1 4 -2 √3 है, और माइनस देखिए कितना होगा, ऊपर जाए 11 दूना 22 प्लस 6 दूना 12 √3 है, बटे आपका 2 है, ठीक है। अब आपका ये कितना हो गया, ऐसे सोचिएगा, तो हो जाएगा, इसको उधर कर दीजिए तो -18 प्लस 12 से 2 निकलेगा 10 √3 बटे 2 है, ठीक है। 2 से इसको काटे, 2 9 18 है, 2 पंचे 10 है, तो हो जाएगा -9 प्लस 5 √3 है। अभी आपके सामने इसकी वैल्यू हो गई -9 प्लस 5 √3। आप देख पा रहे होंगे ए का मान इससे कनेक्ट करेगा और बी का मान इससे कनेक्ट करेगा। हमसे a + b पूछा है, तो a का मान हमारा -9 है और b का मान हमारा 5 है, तो -9 और 5 जोड़ेंगे तो -4 आएगा। डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। इस सवाल में मतलब रियलिटी में मतलब डेप्थ है,
लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सही से एक बार कैलकुलेशन को बड़ा संतुलित होकर करना होगा। आराम से हो जाएगा, बस थोड़ा सा कोशिश अच्छी करनी होगी। 13वां डन होता है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या का मतलब जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सके, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। चलिए जैसे इसको देखिएगा, 343 की पावर 1/3 है। आपको बता दो यह 7 की पावर 3 होता है, तो इसलिए इसको लेकर टेंशन नहीं है। ये सीधा सीधा 7 है, तो ये टेंशन नहीं है, फ्री है। 243 है की पावर 1/3 है, जबकि हम सबको पता है कि 243 जो होता है वो 3 की पावर कितना होता है, 3 की पावर 5 होता है। 3 की पावर 5 गुणे 1/3 होगा। तो यहाँ तो ये फंस रहा है ना। जैसे अगर आप सोचिए तो यहाँ पर जैसे इसने पूछा, अब इसका तो भाई हमारे पास सेट नहीं हो पा रहा है, मतलब 3 की पावर 5/3 आ रहा है। सेम इसी तरह से यह भी किसी का घन नहीं है, ये भी किसी का घन नहीं है। तो इनमें से ना तो बी है, ना तो सी है, ना तो डी है। केवल पहला जो विकल्प है वही एक परिमेय संख्या, क्योंकि 7 को मैं 7/1 लिख सकता हूं, जहां पर एक परिमेय संख्या का अप्रोच आपको देखने को मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा। एक दीवार का आयतन दे रखा है, ठीक है, दीवार का आयतन दे रखा है और उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। जो हाइट है उसकी डेप्थ मतलब चौड़ाई की 6 गुनी है। लंबाई ऊंचाई की आधी है, तो दीवार की चौड़ाई हमसे पूछ रहा है। दीवार का आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का रिलेशन अपना दिया है। लंबाई देखिए, इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, कौन सब में कनेक्टेड है। ऊंचाई चौड़ाई की है और लंबाई ऊंचाई की, तो ऊंचाई को बीच में कर दीजिए आप। ऐसी स्थिति में ऊंचाई यहां करिए, लेंथ यहां करिए, ब्रेथ यहां करिए, रिलेशन फॉलो करिए और सबको एक साथ मिलाइए, तभी सेट होगा। ऊंचाई चौड़ाई की 6 गुनी है। ऊंचाई चौड़ाई की क्या है, 6 गुनी है। तो चौड़ाई अगर 1 है तो ऊंचाई 6 है। लंबाई ऊंचाई की आधी है ना, लंबाई ऊंचाई की आधी है। तो अगर ये 6 है तो इसका आधा कितना होगा, 3। यही इनका रेशियो बन गया। ठीक, यही इनका रेशियो बन गया। अब अगर हम आयतन जानते हैं तो 3 गुणे 6 गुणे 1 करें, 3 छंगे 18, एक्स क्यूब करें, क्योंकि यहाँ पर 3 बार वेरिएबल अप्लाइड होता है, बराबर 23958 है। तो एक्स क्यूब का मान देखो कितना होगा, 18 से भाग करें, 18 के 18, 5 23 होता है, 5 9, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 3 बार जाएगा, नहीं 3 बार जाएगा, हाँ 5 5 आया, फिर से 18 तिया 54, 18 के 18। तो एक्स क्यूब का मान अगर इतना है तो एक्स का मान सिंपली हमें तो भाई याद है कि 11 का घन होता है, तो एक्स का मान 11 हो गया। पूछा क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई कहाँ है, ए, चौड़ाई यही है एक्स जो आया है 11 सेंटीमीटर। सी विकल्प है, राइट सोल्यूशन है। और यह कंप्लीट प्रैक्टिस क्लास थी जो कि अच्छे दमदार सवालों की थी। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।